वापस जाते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग पे लगाकर स्टार्ट करते हैं। So dear students, let's start with the export procedure. Okay. Export procedure as follows. First of all, we have to receive the inquiry, receipt of inquiry and sending quotations. सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस पर डिस्क्रिप्शन देते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह का कि हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या पास अवेलेबल है, इनके क्या बेनिफिट्स है, पूरा हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या प्राइस वगैरह है, हर चीज हम डिस्क्राइब करते हैं। उसके मल्टीपल यूजेस, बेनिफिट, जैसे डेट, मल्टीपल इमेजेस, प्रोडक्ट की डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसका पैकिंग और पैकेजिंग और उसके लेबलिंग वगैरह हर चीज प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले हमारे पास इंक्वायरी आती है, फॉरेन बायर इंक्वायरी करते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जो कोटेशन बनाकर देते हैं, जो कोटेशन बनाकर देते हैं ये कहलाता है परफॉर्मा इनवॉइस। जब हम परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर दे देते हैं तो इन परफॉर्मा इनवॉइस देखने के बाद हमारा जो फॉरेन बायर होता है, मींस के परचेजर होता है, जिसको हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, वो हमसे अगली चीज की डिमांड करता है। Is not working. It's taking more than required time. Assessing importers creditworthiness. हमारा कस्टमर जो हमसे डिमांड करता है रिसीट ऑफ ऑर्डर, वो हमें एक ऑर्डर देता है, रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, इसे इंडेंट भी कहते हैं। हमारा फॉरेन बायर जो है हमें ऑर्डर देता है कि ये गुड्स डिस्पैच करिए, फैच करिए, इतना ऑर्डर प्रोवाइड करिए। तो हम वो देखते हैं। उसके बाद हम जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है तो हम अपने फॉरेन बायर की क्रेडिट वर्दिनेस चेक करते हैं कि उसकी क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, विल ही बी इन पोजिशन टू मेक पेमेंट और नॉट। उसकी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन हमें चाहिए होती है, तो इसकी हम श्योरिटी चाहते हैं। इसके लिए हम क्रेडिट वर्दिनेस चेक करते हैं अपने फॉरेन बायर की। गारंटी वगैरह देखी जाती है। तो हम क्या डिमांड करते हैं, हम मांगते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लास्ट टाइम में लिखा हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट, हम मांगते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या है, तरीके की गारंटी होती है जो बैंक के थ्रू हमें मिलती है, फॉरेन बायर के बैंक के थ्रू गारंटी मिलती है हमें कि द बैंक विल मेक द पेमेंट। ये हमारा क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये हमारे काम आता है, इसलिए हम पहले ले लेते हैं एडवांस में। इससे हमें श्योरिटी मिल जाती है कि हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। नाउ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस हमारे पास है देन इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, हम एक्सपोर्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, सबसे पहले आईईसी चाहिए होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सेकंड नंबर पे रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आरसीएमसी चाहिए होता है। एंड थर्ड फाइनली ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये चाहिए होते हैं। अब आईईसी क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में चाहिए होता है डिफरेंट फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसीजर की। सबसे पहले आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। रीजनल अथॉरिटी है, अब तो ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करिए आपको मिल जाएगा। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, आपको इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका सेटिस्फैक्शन के बाद अथॉरिटी आपको दे देती है आईईसी। इजीली मिल जाता है, 400 रुपए फीस होती है। इसके बाद जब ये मिल जाता है तो आप लेते हैं आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये आप लेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है उससे लेंगे, या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इससे लेंगे, या थर्ड नंबर पे नीचे लिखे हुए हैं सामने, या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनसे आप लेंगे। आरसीएमसी लेने के बाद ईसीजीसी आप लेंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। द रजिस्ट्रेशन, this type of registration helps the exporter to get financial assistance from commercial banks and other financial institutions. ECGC के थ्रू कमर्शियल बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है। अब आप क्या करते हैं, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब आपको जो ऑर्डर मिला है फॉरेन कंपनी से, आपका फॉरेन बायर ऑर्डर देने वाला है, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस पैसा चाहिए होता है। गुड्स का मैन्युफैक्चर करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, शिप में लोडिंग करना, इन सब कामों के लिए लेवलिंग एवरीथिंग, हर चीज आपको चाहिए होती है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो आप क्या करते हैं,
पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस कहलाता है। आफ्टर रिसीविंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट काम आता है जो आपने लिया होता है किससे, अपने इंपोर्टर से, यानी अपने कस्टमर से जो कि फॉरेन बायर है। फॉरेन बायर इज योर कस्टमर, वो अपनी कंट्री में इंपोर्टर है, आपके लिए फॉरेन बायर है। आप उससे लेटर ऑफ क्रेडिट ले चुके हैं, अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक को प्रेजेंट करते हैं और बैंक से इसके बदले आप लोन ले लेते हैं। बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट अपने पास सकता है। नाउ द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, आपको जो गुड्स प्रोडक्शन करने होते हैं, मैन्युफैक्चर करने होते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जो मार्केट से आपको प्रोक्योर करने वो आप परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। और बिफोर द डेडलाइन आप गुड्स फैच कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं अच्छे से। नाउ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, अब आपने गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज चेक करवाते हैं। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में आपकी गुड्स की क्वालिटी स्पेशली चेक होती है, जैसे नॉर्म्स होते हैं, जैसा आपसे तय हुआ था, जिस तरह गुड्स आपने फैच करने के लिए बोला था, प्रोवाइड करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बोला था, देखा जाता है दीज आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया और नॉट। इसके बाद क्या, एक्साइज क्लियरेंस, आप एक्साइज क्लियरेंस करवाते हैं। एक्साइज क्लियरेंस में क्या है कि हर एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, एक्साइज ड्यूटीज से समवट एक्सटेंट या 100% छूट देती है, एग्जाम्पशन देती है, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर अगर आपने पे कर दिया है ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी, तो आपका रिटर्न हो जाता है, और पे नहीं किया है तो आपको अब पे करना रहता है, रिसीट वगैरह लेते हैं। नाउ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अब आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में क्या है, ये गुड्स कहां पर मैन्युफैक्चर हुए इसका सर्टिफिकेट बनता है, ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप बनाकर देते हैं इंपोर्टर को। इससे इस बात का प्रूफ होता है कि आपने गुड्स कहां पर मैन्युफैक्चर की हैं, मतलब किस कंट्री से बनकर आए। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, अब आप शिपिंग कंपनी में, या यू कैन से कार्गो शिपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड वाले जो एजेंट होते हैं, जो शिप के ओनर होते हैं, कहीं भी आप अपना लॉट बुक करवा सकते हैं, स्पेस बुक करवा सकते हैं कि आप इतने वेसल्स या इतने पैकेट्स या इतना केजी या इतने मैट्रिक टन्स में तोला जाता है सामान, मैट्रिक टन आप सामान यहाँ से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, या इतना जो है आपका कभी कभी वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आप वॉल्यूम इतना आपको चाहिए, शिप में आप रिजर्वेशन करते हैं अपने सामान का। उसके बाद शिपिंग कंपनी आपको शिपिंग ऑर्डर बनाकर देती है, शिपिंग कंपनी आपको शिपिंग ऑर्डर बनाकर देती है। ये शिपिंग ऑर्डर आप प्रोवाइड करेंगे किसको, शिप के कैप्टन को। शिप के कैप्टन को ये आप प्रोवाइड करेंगे, इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, तो वो आपसे रिसीव करेगा गुड्स वगैरह। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, अब आप यहाँ पर पैकेजिंग करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, अपनी फैक्ट्री से गुड्स को पैक करा, पैक करके आपने फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड कहाँ किया आपने, फिलहाल रेलवेज को दे दिया, रेलवेज में आपने गुड्स को बुक कर दिया, वैगन में चला गया सामान, आपको वहां से मिलती है रेलवे रिसीट। रेलवे रिसीट मिलेगी, एक रसीद यहाँ मिलेगी, रेलवे रिसीट, आप ये रिसीव करते हैं और इसको लेकर आगे दे देते हैं किसको, डिलीवरी या फॉरवर्डिंग एजेंट को। फॉरवर्डिंग एजेंट इज द पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट, who acts as your representative and forward your goods to the respective parties. Now insurance of goods, अपने गुड्स का आप इंश्योरेंस करवाएंगे, या फिर फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है वो आपके बिहाफ पे आपके गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेता है, कॉल्ड मैरीन इंश्योरेंस, क्योंकि आपका वाटर वेज से सामान बाहर जा रहा है। आफ्टर दैट कस्टम क्लियरेंस, अब यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस का नंबर आता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो पे करनी होती है, जो आपने शिपिंग बिल वगैरह बनाया था वो आप यहाँ पर हैंड ओवर कर देते हैं किसको, कैप्टन को। शिप का कैप्टन होता है, उसको आप देते हैं शिपिंग बिल, उस पर लिखा होता है, मेंशन्ड होता है कितने पैकेट्स है, क्या क्या सामान है, वो सारी चीजें, तो वो सब डिटेल चेक करता है, काउंट करता है हर चीज, उसके बाद वो ले लेता है। इस पर आपका सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो आपने पैकेट्स बनाए हैं, जो आपकी पैकिंग है, उस पर सब मेंशन रहता है, लिखा रहता है, एक्सपोर्टर का नेम, एड्रेस, और गुड्स क्या है, कैसे हैं, कहां पर जाने, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, इंपोर्टर कौन है, वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इस पे सब कुछ मेंशन रहती है। इसकी 5 कॉपीज बनती हैं, एक एक्सपोर्ट इसकी 5 कॉपीज बनती हैं, और जो इसका डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ इसको लगाकर भेज दिया जाता है। Shipping bill along with the following documents are then submitted to the custom appraiser at the custom house. Custom appraiser को यानी custom officer को हम दे देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कमर्शियल इनवॉइस देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, और शिपिंग बिल, ये चीजें हम इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते हैं, एंड मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट देते हैं, सारी चीजें हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो पोर्ट सुपरिंटेंडेंट जो है वो हमें क्या देता है,
After submission of this document, the port superintendent is approached to obtain the carting order. अब वो carting order वगैरह के लिए आगे proceed करता है. Carting order क्या होता है? Carter order is an order to the staff at the gate of the port to permit the entry of the cargo inside the dock. Carting order क्या है? ये document है जो एक परमिशन प्रोवाइड करता है, रिटन परमिशन प्रोवाइड करता है कि डॉक पर सामान इनका आने दिया जाए, मींस कि लोडिंग शिप में हो जाए. तो ये क्या है? कार्टर ऑर्डर. आफ्टर ऑब्टेनिंग द कार्टिंग ऑर्डर द कार्गो फिजिकली मूव्स इनटू द पोर्ट एरिया. पोर्ट के अंदर आपका सामान दाखिल हो जाता है इस ऑर्डर के बनने के बाद. नाउ ऑब्टेनिंग मेट्स रिसीट. अगला डॉक्यूमेंट आता है मेट्स रिसीट. मेट्स रिसीट इज a receipt issued by the captain or master or mate of the ship. हर शिप का एक कैप्टन होता है, मास्टर कहिए, कैप्टन कहिए या मेट कहिए. वो जब सारे गुड रिसीव कर लेता है, काउंट कर लेता है, चेक कर लेता है, उसके बाद वो आपको रिसीट इशू करता है. इट इज कॉल्ड मेट्स रिसीट. आफ्टर इंस्पेक्शन ही यूज्ड टू इशू ए रिसीट टू द forwarding agent, to your forwarding agent or to you. It is called mate receipt. The loading of the goods on the ship is possible only after presentation of the shipping order. शिप तक सामान तब पहुंचेगा जब आपने शिपिंग ऑर्डर दे दिया होगा. शिपिंग ऑर्डर आपने सबमिट कर दिया तो सामान शिप में लोड हो जाएगा, चढ़ जाएगा. इसके बाद आपको मिलेगी मेट्स रिसीट. इंस्पेक्शन होने के बाद अगर इंस्पेक्शन से सेटिस्फाइड होता है तब वो आपको मेट्स रिसीट प्रोवाइड कर देगा. कौन? मास्टर और मेट और कैप्टन ऑफ द शिप. अमन आसिफ अभी वो रिवीजन कर रहे थे जो कल पढ़ा था, उसमें ही 2-3 पॉइंट ऐड हुए हैं बस. अराउंड 10-11 पॉइंट्स को कल डिस्कस कर ही लिए थे. I hope you are following. Okay, sir. Okay. Now, payment of freight and insurance of bill of lading. After loading the goods on the ship, the exporter goes to the office of shipping company, present the mate's receipt, and the shipping company in return issues a bill of lading. अभी mate's receipt मिली थी, यानी कैप्टन की तरफ से क्लियरेंस मिल गई. इस क्लियरेंस को अब आप लेकर सबमिट कर देते हैं. कहां पर? शिपिंग कंपनी पर वापस आते हैं, मेट्स रिसीट को यहां पर सबमिट कर देते हैं. इसके बदले आपको मिलता है बिल ऑफ लेडिंग. यानी सारे डॉक्यूमेंट हर जगह से एक डॉक्यूमेंट मिलता रहता है आपको, वो डॉक्यूमेंट आप आगे पहुंचाते रहते हैं. लंबा प्रोसेस होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेस वेरी लॉन्ग. तो इतनी रिसीट्स आपको मिलती रहती हैं, आप एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह देते हैं, इस तरह से आपका काम होता रहता है. अब आपने शिप के कैप्टन से जो रिसीट ली वो यहाँ पर कंपनी को जमा कर दी, हमारा सामान ऊपर जा चुका है. अब वो आपको देंगे बिल ऑफ लेडिंग. अब बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द शिपर, बिटवीन द एक्सपोर्टर और द शिपर एंड द शिपिंग कंपनी. एक्सपोर्टर और शिपर एक ही व्यक्ति है, यानी शिप में सामान पहुंचवाने वाला, चढ़वाने वाला. एक पार्टी हो एक्सपोर्टर, दूसरी पार्टी शिपिंग कंपनी. इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट होता है फॉर द कैरेज ऑफ गुड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोडिंग टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. ये एग्रीमेंट है कि यहां से सामान चढ़ाया गया और यहाँ पर उतार लिया जाएगा, मतलब कैरी किया जाएगा इस पोर्ट से उस पोर्ट तक. इंडिया से फॉर एग्जाम्पल सूरत से जा रहा है, तो सूरत से यानी गुजरात से सामान लोडिंग होने के बाद अगर हम मैनचेस्टर भेज रहे हैं तो मैनचेस्टर तक का इस पे मेंशन्ड होगा एग्रीमेंट कि वहां तक सामान आपको सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा. नाउ प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस. अब आप इनवॉइस बनाते हैं. नाउ द इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड. इट स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स. इनवॉइस के अंदर क्या होगा? बिल, यानी कि आपकी पूरी डिटेल होगी कि आपने कौन से गुड्स बेचे हैं, कैसे गुड्स हैं, क्या है. इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे, सब कुछ होगा. सेंट एंड द अमाउंट टू बी पेड. गुड सेंट एंड द अमाउंट टू बी पेड. कितना अमाउंट पे किया जाएगा बाय द इंपोर्टर. इंपोर्टर हमें कितने पैसे देगा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख देते हैं. द सी एंड एफ एजेंट. अभी किसका चल रही थी? कैरेज एंड फॉरवर्ड या फॉरवर्डिंग एजेंट. कैरेज एंड फ्रेट कहलाता है. कैरेज एंड फ्रेट एजेंट. फॉरवर्डिंग एजेंट जिसको हम बार बार बोल रहे थे, फॉरवर्डिंग एजेंट. कैरेज एंड फ्रेट एजेंट वी कैन से. हमारे बिहाफ पे इसने होता है सामान आगे फॉरवर्ड किया हो. गेट इट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टम. तो ये हमारे बिहाफ पे अगर सामान को आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो ये हमारे बिहाफ पर क्या करेगा? इसको कस्टम से अटेस्ट करवा लेगा. कस्टम से ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेगा कि ये सामान यहां से लोड होके जा चुका है.
इनवॉइस बन गई, रेडी हो गई। नाउ सिक्योरिटी पेमेंट। नाउ द एक्सपोर्टर सेंड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर। अब ये डॉक्यूमेंट जो है इंपोर्टर भेज रहा है, एक्सपोर्टर भेज रहा है किसको, इंपोर्टर को। कैसे भेजेंगे, फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। The exporter sent some important document to the exporter sent some important documents to the importer to claim the title of goods. जब तक इंपोर्टर के हाथ में डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे तब तक वो गुड्स की पोजीशन नहीं ले सकता है। गुड्स की पोजीशन कैसे लेगा, पोजीशन तब लेगा, मालिक उसको माना जाएगा जिसके बाद डॉक्यूमेंट होंगे। तो हम डॉक्यूमेंट यहाँ से भेजते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेता है इंपोर्टर हमारा, फॉरेन बायर हमारा, जब डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेता है उन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करके उसको गुड्स मिलते हैं। ही सेंड्स दीज डॉक्यूमेंट थ्रू हिज बैंकर, वो अपने बैंकर के थ्रू भेजता है with the strict instructions to send the same to his importer. He sent these documents through his banker with the strict instruction to send the same to his importer only when he accepts a bill of exchange. हम भेजते हैं, मतलब एक्सपोर्टर हैं, being the exporter, हम ये डॉक्यूमेंट पहले भेज रहे हैं किसको, इंपोर्टर को, जिससे कि ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद, रिसीव करने के बाद वो कस्टम से गुड्स को पोजीशन ले सके, अपनी पोजीशन में ले सके। तो पहले हम यहाँ से भेज रहे हैं, हम अपने बैंकर के थ्रू भेजेंगे, हम अपने बैंकर के यानी बैंक के थ्रू भेजेंगे, जिससे कि और स्ट्रिक्टली एडहेयर कर देंगे, इंस्ट्रक्शन पहले बता देंगे कि गुड्स डॉक्यूमेंट तब हैंडओवर करे जाए जब कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाए, व्हेन ही एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जब बदले में पैसा मिल जाए या बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाए तभी जो है डॉक्यूमेंट वगैरह दिए जाए। The importer will accept a bill of exchange of two ways. Importer bill of exchange देगा, accept करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमने भेजा होगा, बनाता कौन है बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर बनाता है। ड्रॉअर कौन है, सेलर। सेलर कौन है, हम। एक्सपोर्टर ही तो सेलर है, हम गुड्स बेच रहे हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो बनाकर भेज दिया होगा। ड्रॉअर इज द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने बनाकर भेज दिया होगा। तो बैंक जो है साइन करवाती है किससे, इंपोर्टर से। इंपोर्टर दो तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है। पहला डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट। In this case, the document are handed over only against payment. डॉक्यूमेंट तब दिए जाते हैं इस केस में, इनवॉइस वगैरह उसको हैंड ओवर तब किया जाएगा जबकि वो पेमेंट करेगा। पहला हो गया डॉक्यूमेंट एट साइट, अगेंस्ट साइट, जब वो पेमेंट आपको देगा तब आप उसको, नहीं हमारा बैंक उसको डॉक्यूमेंट सारे हैंड ओवर कर देगा। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी उधार वाला केस। इन दिस केस डॉक्यूमेंट आर हैंडेड ओवर व्हेन द इंपोर्टर एक्सेप्ट्स the bill of exchange and agrees to make the payment in a specific period of time. जब हमारा इंपोर्टर कहता है कि after some time I will make the payment, तो इस केस में आप डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस दे देते हैं, साइड डॉक्यूमेंट दे देते हैं और बिल पर साइन करवा लेते हैं, किससे, इंपोर्टर से। इन केस ऑफ साइट द इंपोर्टर रिलीजेस द पेमेंट इमीडिएटली। अगर एट साइट वाला है तो इंपोर्टर जो है तुरंत पेमेंट रिलीज करता है, हैंड टू हैंड आपको पेमेंट कर देता है, दैट्स ऑल, डील खत्म। एंड हमारे बिहाफ पे कौन ले रहा है पैसा, हमारे बिहाफ पे हमारी बैंक, एक्सपोर्टर्स बैंक रिसीव्स द पेमेंट टू द इंपोर्टर्स बैंक। बैंक के थ्रू आपस में डील होता है, हमारी बैंक इंडिया में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उनकी बैंक उनके अपने सिटी में होगी जहां भी है, जहां पर वो बेस्ड है, तो उनकी बैंक के थ्रू हमारी बैंक में पैसा आ जाता है एंड क्रेडिट टू एक्सपोर्टर अकाउंट, हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता एट साइट वाले केस में। अगर हमने टाइम दिया है, एक्सेप्टेंस वाला केस है, आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट द एक्सपोर्टर नीड्स टू गेट अ बैंक सर्टिफिकेट, ये चीज चल रहा है, to get a bank certificate which says that necessary document have been negotiated and payment is received। पहला वाला केस है, अगर हमें एट साइड पेमेंट मिल रही है, आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट एक्सपोर्टर नीड टू गेट अ बैंक सर्टिफिकेट, बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये लेते हैं, which says that necessary document have been negotiated and payment is received, कि डॉक्यूमेंट दे दिए गए, बदले पेमेंट आ गई, इसका हम सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी पेमेंट खत्म हो गई, अब क्लियर हो गया था। डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अब कुछ चीजें रह गई, जैसे बार बार डिस्कस के लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, और भी दो तीन टर्म्स आए थे, तो उनकी डिटेल। पहली चीज इंडेंट, इंडेंट पढ़ लिया था, क्या था, ऑर्डर। जो ऑर्डर हमारा, जो हमारा इंपोर्टर फॉरेन बायर हमें ऑर्डर देता है कि ये गुड्स भेज दिए, डिस्क्रिप्शन देता है कौन कौन से गुड्स उसको चाहिए, वो कहलाता है इंडेंट। इट कंटेन्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स टू बी इंपोर्टेड
गुड्स की टोटल इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है, कौन कौन से गुड्स चाहिए, क्या इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन हमारे इंपोर्टर हमें बताएगा किस तरह के गुड्स उसे चाहिए, क्या नीड एंड रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए। पैकिंग, पैकेजिंग, पैकिंग अलग चीज है, पैकेजिंग अलग चीज है। पैकिंग गुड्स का पैक करना, पैकेजिंग कैसे पैकेट्स में वो होगा। मोड ऑफ पेमेंट, वो पेमेंट कैसे करेगा वो लिखित रूप में देता है। इंश्योरेंस गुड्स का उसे कैसा चाहिए, किन किन चीजों के अगेंस्ट, किन किन रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस चाहिए। प्राइस ऑफ गुड्स, इतने में उसे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें इंडेंट बनाकर देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, अब हम क्या देंगे, हम मांगते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट हमें मिलता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एक्सपोर्टर एज रिगार्ड टू पेमेंट। हमें क्या है, सेफ्टी चाहिए होती है, हमारा पैसा, हम गुड सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से पैसा हमारा मारा ना जाए, तो हम लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करते हैं। इससे क्या एक सिक्योरिटी मिल जाती है, हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। इट कैन बी डिफाइंड एज एन अंडरटेकिंग बाय इंपोर्टर्स बैंक, ये अंडरटेकिंग होती है, एक तरह की गारंटी होती है जो हमारा इंपोर्टर्स बैंक हमें दे रही होती है। स्टेटिंग दैट पेमेंट विल बी मेड, स्टेटिंग दैट पेमेंट विल बी मेड टू द एक्सपोर्टर इफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द बैंक। वो ये कहती है, बैंक गारंटर बनती है, वो ये कहती है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट हमें दे दिए तो हम आपके पेमेंट रिलीज कर देंगे। तो हम डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देंगे, तो डॉक्यूमेंट देंगे भाई। डॉक्यूमेंट देने का मतलब ये होता है, डॉक्यूमेंट क्या है, प्रूफ है कि हमने गुड्स वहां तक पहुंचवा दिए हैं। डॉक्यूमेंट दे दिए मींस हमने गुड्स शिप में लोड कर दिए। अब शिप तो पहुंचेगा, सामान तो पहुंचेगा, लौट कर तो आएगा नहीं, तो गारंटी होती है हमारी तरफ से। बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग आपने अभी पढ़ा था। बिल ऑफ लीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन हो रही होती है, इसकी टोटल इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। डॉक्यूमेंट इशूड बाय द शिपिंग कंपनी आफ्टर शिपिंग ऑफ गुड्स, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस पोर्ट से उस पोर्ट तक, वहां तक सामान डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, ये होता है बिल ऑफ लीडिंग। द बिल ऑफ लीडिंग कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्सपोर्टर एंड द शिपर। एक्सपोर्टर और शिपर एक ही पर्सन हो सकते हैं। शिपर जो गुड्स को शिप में लोडिंग करवा रहा है वो शिपर है, हम हैं तो हम है ही एक्सपोर्टर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम नहीं, हमारी जगह हमारे बिहाफ पर कोई और है, तो वो कैरेज एंड फ्रेट एजेंट हो सकता है या फॉरवर्डिंग एजेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको हमने अपॉइंट किया हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द शिपिंग कंपनी, कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर और एजेंट, कोई इंपोर्टर अगर है तो इंपोर्टर, एजेंट उसका अगर है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। क्वांटिटी, वेट एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की टोटल इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑफ लोडिंग एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन बिल ऑफ लीडिंग के अंदर रहती है। इसके अलावा डेट ऑफ लोडिंग, किस डेट पे गुड्स लोड किए गए, मार्क डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पैकेजेस, हर पैकेट के ऊपर मैंने पहले भी कहा था मार्किंग होती है, लिखा जाता है कहां से कहां तक सामान जा रहा है, उसके हिसाब से काउंटिंग होती है पैकेट्स की, पैकेजिंग के हिसाब से। पोर्ट एट विच द गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज्ड, लिखा होता है कहां पर आपको छोड़ना है सामान, किस पोर्ट पर। फ्रेट पेड और टू बी पेड, ये भी लिखा होता है कि फ्रेट पे कर दिया गया है, किया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी विद डेट, किसने इशू किया है उसका सिग्नेचर डेट के साथ। एनी अदर रेलेवेंट डिटेल्स, कुछ और डिटेल अगर चाहिए होती है, अगर रिक्वायर्ड होती है तो वो भी यहाँ पर पड़ी होती है। मेट्स रिसीट, मेट्स कौन है, कैप्टन या मास्टर ऑफ द शिप, जो कि आपको रिसीट देता है कि आपके गुड्स यहाँ पर लोड हो चुके हैं, शिपिंग ऑर्डर ले लेगा और मेट रिसीट इशू कर देगा, मेट रिसीट इशू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पहले पढ़ा था, इट्स एन इंपॉर्टेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट सेंट बाय द एक्सपोर्टर अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर, ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भेज देता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इट इज अ प्रूफ दैट गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड इन दैट दिस पर्टिकुलर कंट्री, जो इसमें लिखा होता है। दिस डॉक्यूमेंट इज शोइंग और गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट दैट गुड्स which are exported are manufactured in a particular company. The document certifies that certain goods are manufactured within a specific country only. It is proof that proof about the origin of the goods exported, कहां पर ये बने थे। This certificate is generally issued by the Chamber of Commerce. ये सर्टिफिकेट देता कौन है, proof of origin ये देता है Chamber of Commerce और Export Promotion Council और Trade Association
इनमें से कोई देता है, और सच अदर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो बॉडी आपको ये सर्टिफिकेट देती है प्लेस ऑफ ओरिजिन का। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट काउंसुलर इनवॉइस है। Consular invoice क्या होती है? Consular invoice is an important document used in foreign trade. It is issued by the trade consular or consulate, issued by trade consulate of the importing country stationed in the exporter's country. It is issued by the trade consulate of the importing country. जो हमारा फॉरेन बायर जहां पर है उस कंट्री में ये बनेगा, स्टेशन इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। काउंसुलर द गवर्नमेंट ऑफिसर हैविंग ऑफिस इन अदर कंट्रीज, जिस कंट्री में हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां का कंसुलेट यहां पर होगा, हमारी कंट्री में इंडिया में, हमारी कंट्री में इंडिया में। जैसे हर कंट्री का एम्बेसडर हाउस होता है, ऑफिस होता है, हर कंट्री के राजदूत होते हैं, दूसरी कंट्रीज में हर जगह बैठे होते हैं। ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी अधिकारी अवेलेबल होते हैं। तो जिस कंट्री में सामान बेच रहे हैं उनका अधिकारी यहाँ मौजूद होगा हमारी कंट्री में, स्टेशनड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। हमारी कंट्री में कोई ना कोई ऑफिस होगा, वहां पर वो होगा। तो कंसिडर द गवर्नमेंट ऑफिसर हैविंग ऑफिस इन अदर कंट्रीज, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि अवेलेबल होगा हमारे यहाँ, तो वो बनाकर देगा। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपोर्टर एंड इज सेंट टू द इंपोर्टर। तो हमने सपोज ब्रिटेन में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिश काउंसिलर जो भी होगा यहाँ पर काउंसिलेट इंडिया में, उनसे हम डॉक्यूमेंट लेकर, काउंसिलर इनवॉइस लेकर ब्रिटेन फॉरवर्ड करेंगे अपने इंपोर्टर को। दिस इनवॉइस आल्सो यूजफुल फॉर इंपोर्टर एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ये इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए इंपोर्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये अवेलेबल होगा तभी वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द काउंसिलर द एक्सपोर्टर हैज टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस। हमें एक्सपोर्टर को यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी काउंसिलर इनवॉइस लेने के लिए। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स की टोटल इन्फॉर्मेशन इस पे मेंशन रहेगी। द कस्टम अथॉरिटी इज डिजायर टू ओपन द पैकेजेस एंड स्क्रूटिनाइज द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए कस्टम पर अधिकारी जो है आपके गुड्स को खोल सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सामान एज इट इज मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पैकेट। और खोलते इतने आराम से नहीं है जैसे हम लोग नॉर्मली घर में गिफ्ट भी आता है तो टेप ऐसे छिटाते हैं, जैसे गिफ्ट रैपर जो है बाद में यूज कर लेंगे, वो लोग ऐसे नहीं करते। वहां कटिंग होती है, ब्लेड्स होते हैं, नाइफ्स होती हैं, कटाकट कटिंग करते हैं वो लोग, उन पे इतना टाइम नहीं होता है, तो कुछ भी खोलकर कहीं से भी कैसे भी चेक कर लेते हैं टू हैव अ गुड इंस्पेक्शन। ड्यू टू which there is delay in clearing the good from dock or port। कभी कभी डिले भी हो जाता है डॉक पर, पोर्ट पर, इस सब कार्य में। टू अवॉइड दिस वन कॉपी इज सेंट टू द कस्टम अथॉरिटीज ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। तो हम पहले इससे बचने के लिए एक कॉपी कस्टम अथॉरिटी को इंडिया से पहले सेंड कर देते हैं वहां पर, जिससे कि आसानी हो जाए, पहले से चेक कर लें, मतलब कि पहले से वो इसके लिए प्रिपेयर हो। Second copy is retained by the consulate office and for reference, and the third copy is given to the exporter, which is forwarded by the exporter। 3 कॉपी बनती है, हमारे पास वापस आ जाएगी, एक कंसुलेट ऑफिस में रहेगी और एक इनको दे दी जाएगी। बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बिल ऑफ एंट्री बनाया जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, एक्सपोर्ट में नहीं होता, इंपोर्ट के केस में होता है। इट इज लाइक शिपिंग बिल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे जैसा हमारा शिपिंग बिल होता है, ऐसी बिल ऑफ एंट्री है इंपोर्ट के केस में। बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट टेस्टिफाइंग द फैक्ट दैट गुड्स ऑफ द stated value and description in specified quantity are entering into the country from abroad। जैसे हम शिपिंग बिल बनाते हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए होता है, ऐसे इंपोर्ट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री होता है, विदेश से माल आ रहा होता है तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, कैसे गुड्स हैं, कितने पैकेट्स हैं, कैसे पैक किए गए हैं, हर चीज इन्फॉर्मेशन इस पे होती है। द कस्टम ऑफिस सप्लाइज दिस फॉर्म व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट। इसकी 3 कॉपी बनती है, कस्टम ऑफिस के पास ये आया होता है। 3 डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड, ये 3 डिफरेंट कलर्स में होती हैं टू प्रिपेयर बिल ऑफ एंट्री। One copy is retained by custom department, एक custom department खुद रोक लेता है। Other is retained by the port trust, एक port trust रखता है। Third copy हमें यानी importer को दे दी जाती है in case we are importing the goods। The bill of entry is divided into 3 classes:
इसमें 3 चीजें होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं। एंट्री फॉर ड्यूटी फ्री गुड्स, पहली चीज ड्यूटी फ्री गुड्स के लिए। दूसरा, एंट्री ऑफ गुड विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन एट होम, होम कंजम्पशन के लिए गुड्स लेकर आते हैं, तो एक कॉलम इसका होता है। एंड थर्ड थिंग, एंट्री ऑफ गुड्स टू बी री एक्सपोर्टेड, अगर हम इनको री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक जगह से हमने इंपोर्ट कर लिया और अगर हम दूसरी बात इसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 3 चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। बिल ऑफ एंट्री, पहली बात एंट्री फॉर ड्यूटी फ्री गुड्स, अगर कोई गुड ऐसे हैं जो ड्यूटी फ्री है, कोई ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कोई टैक्सेस वाला कुछ नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो हो गई, दूसरी क्लास जो हमने होम कंजम्पशन के लिए इंडिया में कंज्यूम करने के लिए गुड्स को इंपोर्ट किया है, यहाँ पर बेचेंगे, इस मार्केट में बेचेंगे इंडिया में। तीसरी चीज एंट्री पोर्ट ट्रेड के लिए, कहीं से लेकर आए इंडिया में, अब इंडिया में प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हम री एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर पड़ी होती हैं। आता है डॉक्स रिसीट। डॉक अथॉरिटीज इशू डॉक्स रिसीट वंस द गुड्स आर स्टोर्ड इन द शेड्स एट द डॉक। डॉक क्या है? शिप की बॉडी है, शिप पर जब हम गुड्स को अपलोड करवा देते हैं हम तो आ जाते हैं, अब वहां पर शेड वगैरह बने होते हैं जहां पर गुड्स को अच्छे से रखा जाता है, और शिप के अंदर भी मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग टाइप होता है, वो भी उसमें भी सामान को अच्छे तरीके से रखा जाता है, वहां पर वो उसको सही से अपने आप जैसा जरूरत होती रख देते हैं। रखने के बाद वो आपको प्रोवाइड करेंगे डॉक्स रिसीट। द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्लियर्स द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कस्टम अथॉरिटीज, कस्टम अथॉरिटी से क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो क्लियर करवाएगा। देन ही अप्रोचेस द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, अब वो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास जाएगा एंड ऑब्टेन द कार्टिंग ऑर्डर, पोर्ट अथॉरिटी से कार्टिंग ऑर्डर लेगा। कौन? फॉरवर्डिंग एजेंट। हम तो हर जगह जाएंगे नहीं, हमारे बिहाफ पर जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट, क्लियरिंग C&F, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। हाँ भाई, इतना टाइम नहीं होता अपना एक्सपोर्ट छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के हर जगह जाए और महीनों के हिसाब से रहें, तो हमारा काम यही करता है C&F एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और ये इनकम कैसे करेंगे? ये हम जैसे कई लोगों से डील करते हैं एक्सपोर्टर्स से, ये वहीं पड़े रहते हैं, तो ये मतलब बहुत से एक्सपोर्टर्स का माल इधर से उधर करवाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स का माल, तो इनका काम ही होता है डॉक्यूमेंट लेना, गुड्स को आगे फॉरवर्ड करना या गुड्स को रिसीव करना, इनका काम ही ये होता है। तो ये इसी की अर्निंग करते हैं, इनका यही मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, मीन्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। द कार्टिंग ऑर्डर, हमने इन्होंने जो है हमारे बिहाफ पर, या हमने खुद कार्टिंग ऑर्डर ले लिया, किससे? पोर्ट अथॉरिटी, ट्रस्ट अथॉरिटी से, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज से। द कार्टिंग ऑर्डर इज द परमिशन टू कार्ट द गुड इनसाइड द डॉक। कार्टिंग ऑर्डर के थ्रू डॉक पर गुड्स चले जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। द गुड्स मे बी लोडेड इमीडिएटली ऑन द शिप, गुड्स जो इमीडिएटली शिप पर चढ़ा दिए जाएंगे। मेनी टाइम्स इमीडिएट लोडिंग ऑन शिप इज नॉट पॉसिबल, ज्यादातर केस में शिप उस वक्त नहीं मौजूद होता है, सामान पड़ा रहता है। द गुड्स आर देन स्टोर्ड इन द शेड एट द पोर्ट और द डॉक्स। शिप पोर्ट पर भी गोदाम बने होते हैं, वेयर हाउसेस बने होते हैं, शेड लगे होते हैं, गुड्स वहां पड़ा रहता है डॉक्स पर। बॉडी ऑफ द शिप, डॉक बोला था उस टाइम, बॉडी ऑफ द शिप तो हल कहलाती है, HULL, हल। बहरहाल डॉक जो है वो आपका सी पोर्ट है, यानी कि पोर्ट के पास जो शेड बने होते हैं वो पोर्ट या डॉक है, जिस पर जो आपका सामान पड़ा रहता है जब तक कि वो लोड ना हो जाए शिप के ऊपर। द डॉक अथॉरिटीज देन इश्यूज द डॉक रिसीट एज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर गुड्स रिसीव्ड इन द शेड। जब उनकी कस्टडी में गुड्स आ जाता है तो वो आपको डॉक रिसीट बनाकर दे देते हैं अथॉरिटीज। Now, commercial invoice. Commercial invoice is a basic export document. It contains all the information which is required for preparation of all other documents. Commercial invoice के basis पर टोटल इसमें information होती है, इसके बिहाफ पर और document बन जाते हैं। It is the exporter's bill for goods on which the exporter has to pay. Exporter को जो pay करना होता है वो सारी चीजें यहाँ पर सब mentioned होती हैं। कमर्शियल इनवॉइस कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, दोनों पार्टीज के यहाँ पे नेम एड्रेस रहते हैं। वैल्यू ऑफ गुड आफ्टर डिस्काउंट, गुड्स की कीमत। नेट अमाउंट पेबल बाय द इंपोर्टर, इंपोर्टर कितनी पेमेंट करने वाला है आपको। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सेल, क्या कंडीशंस थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वेट,
size, quality, quantity, rate, etc., and so on and so forth. Now, packing list. This list contains date of packing, order number, corresponding invoice number, bill of lading, details of shipping, date of selling, details of goods in each pack, etc. सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है. पैकिंग लिस्ट. अभी पैकिंग लिस्ट आप फॉरवर्ड करेंगे. एयरवे बिल अगला आता है आपका एयरवे बिल. दिस डॉक्यूमेंट इज सेम एज बिल ऑफ लीडिंग. बिल ऑफ लीडिंग की तरह होता है. फर्क क्या होता है? एयरवे का है ये. वो क्या होता है? बिल ऑफ लीडिंग वाटरवेज में होता है, शिप के थ्रू आपको मिलता है बिल ऑफ लीडिंग. यहाँ एयरवेज में आपको एयरवे बिल मिल जाता है. दिस डॉक्यूमेंट इज सेम एज द bill of lading with only one difference that it is issued by the airway company. It is issued by the airway company and not by shipping company. अगर आप एयरवेज से भेज रहे हैं तो एयरवेज आपको ये वाला बिल देगा, एयरवे बिल. When goods are imported through airways, then it is prepared. Otherwise, bill of lading will be there. Now, bill of exchange. ये तो आप जानते ही हैं. It is a document containing an unconditional order to make the payment for the goods supplied. फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? द एक्सपोर्टर ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द इंपोर्टर आस्किंग हिम टू मेक द पेमेंट टू द स्पेसिफाइड बैंक. एक बैंक को पेमेंट करने को बोला जाता है. खास बात क्या है? इंपॉर्टेंट टू नोट, कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, इन प्रोग्रेस क्वालिटी कंट्रोल, सेल्फ सर्टिफिकेशन, एक्साइज क्लियरेंस. ये चीजें, ये खास चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है. ये चीजें आपको मिलती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन करवाना, इन प्रोग्रेस क्वालिटी कंट्रोल करना, सेल्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, एक्साइज क्लियरेंस करवाना मींस के अगर ड्यूटी वहां पे करनी तो पे करना, अगर पे कर चुके हैं पे नहीं करनी थी तो आप रिइंबर्समेंट लेंगे, वापस लेंगे पैसा. ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वही सारी चीजें जो हम ले चुके हैं. ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक बार क्या करना है, ये चेकलिस्ट है, ये सारी चीजें आपने बना ली, कर ली. जो डॉक्यूमेंट आप बना चुके हैं उनकी क्या है? चेक लिस्ट है. मतलब चेक वंस अगेन वेदर यू हैव सबमिटेड, प्रिपेयर्ड, सबमिटेड एंड फॉरवर्डेड टू द इंपोर्टर और नॉट. ये सारी चीजें आप चेक करें एक बार. नाउ द इंपोर्ट प्रोसीजर. एक्सपोर्ट प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. इंपोर्ट प्रोसीजर यू कैन से जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं और एक पर्टिकुलर तरीका यहाँ सामान बाहर भेजने का, इसका उल्टा वहां से मंगवाने का होगा. लेकिन डॉक्यूमेंट बदल सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हम भेजेंगे, डॉक्यूमेंट का नाम कुछ और होगा, बाहर सामान आएगा तो डॉक्यूमेंट्स का नाम कुछ और होगा, डॉक्यूमेंट के नेम चेंज हो जाएंगे. ना सबसे पहले अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप ट्रेड इंक्वायरी देंगे. अब तक ट्रेड इंक्वायरी कौन दे रहा था? जो आपका फॉरेन बायर इंपोर्टर था वो ट्रेड इंक्वायरी दे रहा था. अब ट्रेड इंक्वायरी आप देंगे, बदले में आपके पास कोटेशन आएगी. जब कोटेशन आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस. आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे. अगर नहीं है, अगर है देन इट्स ओके. अगर आपका इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए. देन ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. आप फॉरेन एक्सचेंज बनाएंगे, मतलब कि पैसा लेकर रखेंगे एडवांस में. मतलब के लेकर रखने का मतलब ये नहीं है कि करेंसी इकट्ठी कर ली, मतलब कि आप डील करते हैं बैंक से. फॉरेन एक्सचेंज आपको एक बैंक से डील करना होगा जिससे कि जो है करेंसीज में जब आप बात करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज पेमेंट करेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे आगे, तो उस कंट्री की करेंसी आपको बैंक से पहले डील करना होगा ताकि उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट की जा सके. प्लेसिंग ऑर्डर ऑन इंडेंट. अब आप ऑर्डर यहाँ से यानी कि इंडेंट बनाकर भेजते हैं. ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट. अब क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट का नंबर आता है. अब लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बनाएगा? अब आपकी बैंक गारंटी देगी कि आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट बनेगा. नाउ अरेंजिंग फॉर फाइनेंस. आप पैसे का इंतजाम करेंगे, क्यों गुड्स वहां से आएगा तो पेमेंट कब करना है, कैसे करना है, वो आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे. रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस. शिपमेंट वगैरह से जो सामान आएगा उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आपको वो एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है. रिटायरमेंट और सबमिशन ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट. इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल है वो आपको सबमिट करने होंगे. अराइवल ऑफ गुड्स. जब सामान पहुंच जाएगा तो उसको रिसीव करिए. कस्टम क्लियरेंस लीजिए, क्लियर करवाइए गुड्स को कस्टम पर. पोजीशन लेने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट भी देने होंगे. गुड्स
क्लियर करवाने होंगे। अब इंस्पेक्शन आप करिए, काउंटिंग आप करिए, सारी चीजें आपके हैंड पर है। जो भी चीजें मतलब कि गुड्स का इंस्पेक्शन करना, काउंट करना, व्हाटएवर जो भी है, स्पेसिफिकेशन देखना, हर तरीके जैसे भी चेक करना है वो अब आप करिए, आपके हैंड पर है। और पेमेंट कैसे करनी है, द पेमेंट प्रोसीजर, इमीडिएट पेमेंट करनी है या आपको टाइम चाहिए, आपको जो है एक्सेप्टेंस आप ले रहे हैं, सिग्नेचर करके दे रहे हैं, वो सारी चीजें आपके हैंड पर, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, जैसा भी आपका डील हुआ हो आपके मतलब के फॉरेन सप्लायर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप डील करेंगे। सो थैंक यू एंड अ नाइस डे। इट वाज ऑल अबाउट import and export. The unit is over and the chapter is over and the whole course is over. Nothing has been left out in business studies. अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे और टेस्ट एज इट चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। बाकी अकाउंटेंसी में 2 चैप्टर बचे हैं अभी, एक चल रहा है और एक बचा न्यूमेरिकल, और 2-3 चैप्टर थियोरेटिकल होंगे, वो अब हम उस पर फोकस करेंगे। इसके टर्न में या तो अकाउंट से पढ़ा करेंगे या फिर जो आपको पूछना हो वो आप पूछिए, कुछ भी कभी भी रिवीजन करना हो, कोई भी टेस्ट हो, कुछ रिवाइज करना हो चैप्टर तो बताइए, कोई टॉपिक क्लियर करना है तब बताइए, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद अकाउंटेंसी। टाइम किल नहीं होगा, मतलब कि जितना टाइम मिलता है हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी ज्यादा टाइम मांगती है। जितना हो सके टाइम डिवोट करिए जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। यहाँ सॉल्व कर लेंगे अच्छी बात है, और थियोरेटिकल में तो मींस के कंप्लीट हो ही चुका है, तो अब कुछ जरूरी नहीं भी है कि मतलब बिजनेस पे रिवाइज किया ही जाए, बाद में देखा जाएगा एग्जाम टाइम पर। फिलहाल अभी मेरे हिसाब से जो अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी एज यू विच जैसे आप कहेंगे ऐसे हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और बताइए। 1 मंथ बिफोर आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है बिजनेस स्टडीज का। 1 मंथ इज लेफ्ट इन योर एग्जामिनेशंस। कुछ और पूछना है अभी? यस लक्षिता। Yes, sir. पूछना है कुछ? No, sir. What you want to ask? कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछना? Okay, then meet you tomorrow. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Stay home. Stay blessed. Goodbye, Agya. Thank you, sir. Welcome.